अगर हो पाएगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करेंगे, नहीं तो हुक्स लॉ, है ना। तो सबसे पहले हुक्स लॉ होता क्या है, लाइक व्हाट डू वी मीन बाय हुक्स लॉ, है ना। तो एक सेकंड ना बस। अच्छा, तो अब तुम सब ध्यान से देखो कि हुक्स लॉ क्या होता है। देखो एक चीज आप समझना, जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, वापस समझना, बहुत इजी टॉपिक है। देखो सपोज करो कि ये कोई दीवार है, मान लो कि आपके पास एक दीवार है, और मान लो कि दीवार से कोई बॉडी अटैच है। सपोज करो कि आपके पास कोई दीवार है, और मान लो कि इस दीवार से कोई बॉडी अटैच है, और मान लो कि इस बॉडी की लेंथ है एल। मान लो कि इस बॉडी की लेंथ क्या है, सपोज करो कि इस बॉडी की लेंथ है एल, और बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए। तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से समझना, अगर आप इस बॉडी पे फोर्स लगाओगे, अगर आप क्या करोगे, इस तरीके से इस बॉडी पे फोर्स लगाओगे, तो आप खुद मुझे बताओ तो होगा क्या। थोड़ी देर के बाद इस बॉडी की लंबाई बढ़ जाएगी। मान लो इसकी लंबाई कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल, है ना। अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, अब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आपकी लेंथ उतनी बढ़ेगी, होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताओ। अब जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे आपकी लेंथ उतनी बढ़ेगी, मतलब आप जितना स्ट्रेस लगाओगे आपका स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे ना, आपका स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। या फिर अपन बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेन ज्यादा होगा। या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, अरे यार बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, मतलब यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं मैं कांस्टेंट के से। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है के इंटू स्ट्रेन, और ये के आपका होता है, लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिख लो अपनी कॉपी में। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन है मतलब उतना ज्यादा स्ट्रेस लगा होगा। देखो स्ट्रेन कम है मतलब स्ट्रेस कम लगा होगा, स्ट्रेन ज्यादा है, यार बॉडी बहुत खिंचाई हुई है, यार इतनी ज्यादा बॉडी को किसने खींचा होगा, कितना फोर्स लगाया होगा। तो अगर बॉडी में स्ट्रेन ज्यादा है मतलब उस पर स्ट्रेस ज्यादा लगा होगा, बॉडी में स्ट्रेन कम है मतलब उस पर स्ट्रेस कम लगा होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रपोर्शन को रिप्लेस करते हैं मैं कांस्टेंट के से। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन होता है, और के आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में, के आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लेकिन एक चीज याद रखना कि हुक्स लॉ किसको बोलते हैं, तो हुक्स लॉ का मतलब है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। स्मॉल अमाउंट का मतलब क्या है, जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आऊंगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, मतलब अगर आपने बॉडी को थोड़ा सा खींचा है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे आपका स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, और ये के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लिख लो इसको। के आपका होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिया आपने। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ता हूं। ओके, तो अब तुम ध्यान से देखना, सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉड्यूलस। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, यंग्स मॉड्यूलस। तो अब यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है, हाँ पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। प्रज्ञा, डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ। डेल एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, कि आपकी लेंथ कितनी बड़ी। सर उसकी हाँ पूछो। ओके, तो अब तुम ध्यान से सुनो, सपोज करो कि ये एक बॉडी है, सब समझना एक बार, और मान लो कि इस बॉडी की जो लेंथ है वो है एल, और मान लो कि ये वाला जो एरिया है वो है ए, और आपने फोर्स लगाया एफ। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इस लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो बॉडी है, मान लो अब उसकी लंबाई कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। तो प्रज्ञा डेल एल का मतलब होता है कि लेंथ कितना चेंज हुई। जैसे मान ले पहले तेरी लेंथ थी 10 मीटर, अब तेरी लेंथ हो गई 10.2 मीटर, तो तेरी लेंथ कितना बढ़ी, 0.2। तो डेल एल का मतलब होता है कि लेंथ कितना बढ़ी। तो आपने फोर्स लगाया रखा है एफ, और आपका एरिया है ए। याद रखना, यहां पे स्ट्रेस क्या होता है,
यहां पे स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पे स्ट्रेन क्या होता है, यहां पे स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और एक बात याद रखना, कौन सी बात याद रखना, अगर तुम्हारा फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो अब आप एक काम करो, अब हुक्स तो लगाओ, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस की जगह पुट करो फोर्स अपॉन एरिया, के की जगह पुट करो यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन की जगह पुट करो डेल एल अपॉन एल। तो याद रखना, अगर आपका फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, देखो आप फोर्स कैसे लगा रहे हो, ऐसे, और वो एरिया के परपेंडिकुलर है, तो अगर आपका फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, यंग्स मॉडुलस। मतलब चाहे आपकी बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेस लगाओ, चाहे आपकी बॉडी पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओ, अगर तुम भूल गए हो तो परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया था, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, आप बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है, आप बॉडी पे फोर्स ऐसे लगाते हो। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस में आप बॉडी को कंप्रेस करते हो, टेंसाइल में आप बॉडी को एक्सटेंड करते हो। तो चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, क्योंकि इन दोनों में आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, इन दोनों केस में आप के की जगह क्या पुट करोगे, वाई, और वाई होता है आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। अब किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्ट्रेस सर ये आपने एफ परपेंडिकुलर ए के नीचे क्या लिखा हुआ है? कहां पे, यंग्स मॉडुलस, एफ, हाँ फोर्स ये। एरिया के परपेंडिकुलर है तो अपन यंग्स मॉडुलस यूज करेंगे। मतलब आप के की जगह क्या पुट करोगे, आप के की जगह पुट करोगे वाई। अगर फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसको अपन बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। कब, जब फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है। अभिजीत इसकी सब मटेरियल के लिए वैल्यू अलग अलग होती है, स्टील के लिए कुछ और होती है, आयरन के लिए कुछ और होती है, कॉपर के लिए कुछ और, एल्यूमिनियम के कुछ और। तो यंग्स मॉडुलस किस पर डिपेंड कर रहा है, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं, पर पहले एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, एक न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं, लिख लो अपनी कॉपी में। और जो लास्ट क्लास में नहीं था वो एक बार फॉर्मूले समझो कि स्ट्रेस क्या होता है, आपने कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। स्ट्रेंथ क्या होता है, आपकी कितनी लंबाई बढ़ी अपॉन ओरिजिनल में, मतलब पहले कितनी लंबाई थी, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है, के इनटू स्ट्रेंथ। तो इस केस में आपको के की जगह क्या पुट करना है, वाई। वाई मतलब होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं पूरा कर रहा हूं, अगला पूरा तुम्हें करना है। देखो, सपोज करो कि ये दीवार है और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और सपोज करो कि ये 2 मीटर लंबी है, और मान लो कि ये जो एरिया है ये है आपका 1 मीटर स्क्वायर, और मान लो कि इस एरिया पे आगे की तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं 200 न्यूटन। और थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा, थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा, तो मैंने देखा कि यार ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ये 2.01 मीटर हो गई। अभी भी आपने फोर्स कितना लगा रखा है, 200 न्यूटन। अभी भी आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये कि बताओ स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेन कितना होगा, और यंग्स मॉडुलस कितना होगा। आपको ये तीनों वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालते हैं, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। देखो, स्ट्रेस क्या होता है, कितना फोर्स लगा अपॉन कितने एरिया पे लगा। आप चेक करो कितना फोर्स लगा, 200, कितने एरिया पे लगा, 1, तो 200/1। तो आपका आंसर क्या आएगा, 200/1 आपका आंसर आएगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका स्ट्रेस। अब अपन निकालते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आप खुद मुझे बताओ, पहले 2 था, फिर 2.01 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 0.01 का हुआ कि नहीं हुआ। प्रज्ञा आप ध्यान से सुनो, देख पहले 2 था, बाद में 2.01 हो गया, मतलब लंबाई कितनी बढ़ी, 0.01 अपॉन पहले लेंथ कितनी थी, 2। तो ये आ गया आपका स्ट्रेन। और याद रखना स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। और तीसरा फॉर्मूला लगाओ, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है, 200 इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन कितना है 0.01/2। इस 2 को उधर भेजो तो 2 हो जाएगा आपका 400, 200 इंटू 2, और नीचे आ जाएगा 0.01। इन दोनों को भी ओपन करो तो 10⁻²। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। इस तरीके से हम लोग यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकालते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रेन निकालते हैं, इस तरीके से हम स्ट्रेस निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। आप कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लो।
कि सर आपने स्ट्रेस कैसे निकाला, आपने स्ट्रेंथ कैसे निकाला, और आपने ये फॉर्मूला क्यों पुट किया। कोई भी डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। सर वो लास्ट वाला में डाउट है जो लास्ट आपने अभी अमाउंट, कहाँ पे, किस जगह डाउट है? वो इसी स्ट्रेस स्लाइड इक्वल टू हाँ यंग सर, मॉडुलस। उसमें वो फॉर्मूला कौन सा है फिर? फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू यंग मॉड्यूलस अपॉन इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय डेल एल बाय एल। भाई वही तो किया है, क्या कर रहा है भाई, स्ट्रेस की जगह पुट किया, स्ट्रेन की जगह पुट किया, वाई की जगह वाई पुट किया। स्ट्रेस में पहले ही निकाल चुका हूँ, स्ट्रेन में पहले ही निकाल चुका हूँ, बस उनकी वैल्यू पुट कर दी है। ओके। और आपको किस में डाउट है बेटा? आप बोल रहे हो आपको इस फॉर्मूले में डाउट है, इसमें डाउट है क्या? हाँ सर इसमें ही। देख, इस सिग्मा का मतलब होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है तेरा फोर्स अपॉन एरिया। इस एप्सिलॉन का मतलब होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। और बेसिकली होता क्या है कि तेरा जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है ना। तो इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं, हमें कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट होता है यंग्स मॉडुलस वाई। तो वाई हर मटेरियल का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, स्टील का अलग होता है। तो वाई एक कांस्टेंट है जो सब मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, ओके सर। तो अब तुम नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, shear stress, shear stress and modulus, एक सेकंड, एंड shear modulus लिखना, shear stress and shear modulus। अब shear modulus क्या होता है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। मैंने परसों आपको पता है कि एनिमेशन से समझाया था कि shear stress क्या होता है। अगर तुम नहीं थे परसों तो एक बार वापस समझ लो, वापस फॉर्मूला लिख लेना, कोई नहीं जा रहा है। सपोज करो कि ये एक बॉडी है, मान लो कि आपके पास ये एक बॉडी है, और मान लो कि इस बॉडी की जो हाइट है वो है h, और मान लो बॉडी के ऊपर का जो एरिया है वो है a। अब तुम ध्यान से सुनना, आपकी ये बॉडी नीचे फिक्स है, मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया, कैसे लगाया ध्यान से देखना। यहां पे आपका जो फोर्स होता है ना वो पैरेलल टू द एरिया होता है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा तो मेरी बॉडी का शेप ऐसा हो गया, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो मूव कर नहीं सकता, फिक्स है, ऊपर वाला पार्ट मूव कर सकता है। और मान लो कि ये हाइट तो कितनी थी h, और मान लो कि आपका ऊपर वाला एरिया कितना आगे गया x। यहां पे आपका शेयर स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे आपका स्ट्रेन कितना होगा, देखो अब यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते हो इंपॉर्टेंट है, अच्छा समझना। आपका ऊपर वाला एरिया कितना आगे गया x, हाइट कितनी थी h, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन क्या होता है x अपॉन h। और यहां पे अगर तुम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे ना, देखो स्ट्रेस क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो इस केस में अपन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को g बोलते हैं, क्या बोलते हैं g। और g यहाँ पे होता है शेयर मॉड्यूलस, g यहाँ पे क्या होता है शेयर मॉड्यूलस, और इसकी यूनिट भी वही होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एक बात याद रखना, अगर आपका फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है तो आता है यंग्स मॉडुलस। अगर आपका फोर्स मान लो एरिया के पैरेलल है तो उस केस में क्या आता है शेयर मॉडुलस, है ना। तो फॉर्मूला क्या देखो, स्ट्रेस तो वही है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या है आपका ऊपर वाला एरिया कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है x अपॉन h। और फिर अपना फॉर्मूला क्या है, हुक्स लॉ क्या बोलता है कि स्ट्रेस इक्वल टू k इनटू स्ट्रेन। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस कौन सा शेयर स्ट्रेस है तो उस केस में k की जगह क्या पुट करना है तुम्हें g होता है शेयर मॉडुलस। लिख लो अपनी कॉपी में, g आपका होता है शेयर मॉडुलस। लिख लो इसको। और अब मैं इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, अब तुम सब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सपोज करो कि ये आपका सरफेस है, और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और इस बॉडी की हाइट है 10 मीटर, और मान लो कि ये जो ऊपर वाला एरिया है वो है आपका 4 मीटर स्क्वायर, ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया। और मान लो कि आपने कोई फोर्स ऐसे लगाया, वो फोर्स लगाया 400 न्यूटन, और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो इस बॉडी का जो शेप है वो ऐसा हो गया, लाइक आपकी बॉडी ऐसी होगी दिखने में इस तरीके से।
मान लो कि ये जो हाइट है, ये हाइट है आपकी 10 मीटर, और मान लो कि आपका जो एरिया ऊपर आगे गया, मान लो वो आगे गया आपका 2 मीटर। कितना आगे गया? 2 मीटर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना है, यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ कितना है, और शियर मॉडुलस कितना है। सॉल्व करो एक बार, कितना आएगा चेक करो, कितना आएगा इसका आंसर। चेक करो कितना आएगा यहाँ पे। देखो शियर स्ट्रेस क्या होगा, कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो फोर्स होता है 400, एरिया कितना है देखो 4, तो ये कितना आ गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है, आपका ऊपर वाला एरिया कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है। तो कितना आगे गया 2, हाइट कितनी है 10, तो ये कितना आ गया 1/5। और तीसरा जी निकालने के लिए शियर स्ट्रेस इक्वल टू जी इंटू शियर स्ट्रेंथ। चेक करो शियर स्ट्रेस कितना है 100, और जी इंटू शियर स्ट्रेंथ कितना है 1/5। तो आपका जी कितना आ जाएगा 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, शियर मॉडुलस निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जाम में 2 डायग्राम दे दूं, मान लो तुम्हारे एग्जाम में एक डायग्राम आया ऐसा कि आपका फोर्स लग रहा है ऐसा, और मान लो तुम्हारे एग्जाम में एक डायग्राम आया ऐसा और फोर्स लग रहा है ऐसा। मैं पूछूं कि बताओ किसमें यंग्स लगेगा, किसमें शियर लगेगा। ध्यान रखना, आपका जो फोर्स अगर एरिया के परपेंडिकुलर है तो यंग्स लगाना है, अगर आपका फोर्स एरिया के पैरेलल है तो शियर लगाना है। ठीक है, और बस एक तीसरा और है बल्क मॉडुलस। फिर अपन लास्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वो शायद आज मैं नहीं करा पाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे बल्क में टाइम लगेगा। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो तीसरा लिखो, सबसे लास्ट लिखो बल्क मॉडुलस। तीसरा सबसे लास्ट लिखो बल्क मॉडुलस। तो अब बल्क मॉडुलस होता क्या है सर समझना। सपोज करो कि यहां पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो कि ये कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि इस फ्लूइड के अंदर सपोज करो कि मैंने कोई बॉडी रखी जिसका वॉल्यूम है V। तो होता क्या है कि अगर आप फ्लूइड में, जैसे एयर भी एक फ्लूइड है, लेकिन एयर का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि अपने को कंप्रेस कर सके, लेकिन पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर आप किसी फ्लूइड में कोई बॉडी रखते हो, मान लो ये फ्लूइड क्या करती है, सब तरफ से इस पे फोर्स लगाती है, सब तरफ से। और मान लो कि इस पे फोर्स लग रहा है F और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये जो बॉडी है ना, इसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है, V माइनस डेल V, वॉल्यूम कम हो जाता है ना। तो इस केस में अपन क्या निकालते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, वही स्ट्रेस। लेकिन यहां पे आपका स्ट्रेन क्या होगा, यहां पे आपका स्ट्रेन होगा, देखो क्या कम हुआ, पहले वॉल्यूम V था, बाद में V माइनस डेल V हो गया। तो यहां पे स्ट्रेन क्या होता है, माइनस डेल V बाई V, है ना। और यहां पे आपका जो फॉर्मूला है ना, सिग्मा इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, तो सिग्मा की जगह पुट करो प्रेशर, यहां पे के की जगह आता है बल्क मॉडुलस, स्ट्रेन की जगह आता है माइनस डेल वी बाई वी। तो ये आपका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है। तो बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है आपका बल्क मॉडुलस, और इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये जो माइनस है ना, खाली मीनिंग के लिए, आप फाइनल आंसर में कभी माइनस मत लगाना, आप सिर्फ दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे एक में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, तो याद रखना, अगर किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो यंग्स, एरिया के पैरेलल लगता है तो आपका शेयर, और पूरी बॉडी पे लगता है। देखो यहां पे ऐसा नहीं है कि खाली एक पार्ट पे लग रहा है, पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, और पूरी बॉडी पे फोर्स लगे तो कौन सा मॉडुलस यूज करना है आपको, बल्क मॉडुलस। तो लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो, ये पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दो ना प्लीज, कौन सा पार्ट। बल्क मॉड्यूलस वाले। हाँ, किस जगह दिक्कत आ रही है, प्रेशर में दिक्कत आ रही है, स्ट्रेन में दिक्कत आ रही है, किस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है। सो जो आपने डेराइव वाला पार्ट किया ना, देख, बॉडी पे फोर्स लग रहा है F, एरिया है A, तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया। पहले बॉडी का वॉल्यूम था V, अब हो गया V माइनस डेल V। तो बॉडी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि आप चारों तरफ से बॉडी को कंप्रेस कर रहे हो, तो बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया। तो स्ट्रेन क्या होता है, कितना वॉल्यूम कम हुआ अपॉन पहले कितना वॉल्यूम था। और हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस की जगह प्रेशर आएगा, स्ट्रेन की जगह वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा, के की जगह आएगा बल्क मॉडुलस।
और बल्क मॉडुलस की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेम, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें इसका सॉल्व करा रहा हूं, एक क्वेश्चन बल्क मॉडुलस का आप ही सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है ये, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मीटर क्यूब, सॉरी 2 मीटर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम जो है वो है 4 मीटर क्यूब, और मैंने इसको किसी फ्लूइड में डाला। तो मैंने देखा कि यार इस पे सब तरफ से जो फोर्स लग रहा है ना, उस फोर्स की वैल्यू है 400 न्यूटन। और थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा तो मेरी ये जो बॉडी है इसका वॉल्यूम हो गया 3.9 मीटर क्यूब। पहले 4 था, अब 3.9 हो गया। अभी भी आपने फोर्स कितना लगा रखा है, अभी भी आपने फोर्स कितना लगा रखा है, 400 न्यूटन। आपने फोर्स कितना लगा रखा है, 400 न्यूटन, और आपका एरिया कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि इस पे कितना प्रेशर लग रहा है, इसका कितना वॉल्यूम स्ट्रेन हुआ, मतलब इसका वॉल्यूम स्ट्रेन कितना हुआ, और तीसरा बताओ बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी है। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है, बाद में 3.9 हो गई। एरिया 2 मीटर स्क्वायर था, बाद में भी एरिया उतना ही रहा। फोर्स आपका 400 न्यूटन का लगाया, तो कितना प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया चेक करो। कितना वॉल्यूम स्ट्रेन है, डेल वी बाई वी चेक करो, और फिर बल्क मॉडुलस निकालो, चेक करो कितना आ रहा है। तो कितना फोर्स लगाया, 400, एरिया कितना है 2, तो 400 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, देखो पहले 4 मीटर क्यूब था, बाद में 3.9 हो गया, तो कितना कम हुआ, 0.1, और पहले वॉल्यूम कितना था 4, तो 0.1 अपॉन 4। और आपको बल्क मॉडुलस निकालना है, तो P इक्वल टू माइनस बी डेल वी बाई वी। आपके पास डेल वी बाई वी भी है, आपके पास P भी है, आपको बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, बल्क मॉडुलस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं बल्क मॉडुलस। तो अब आप अगर मान लो, देखो मैं डेफिनेटली एग्जाम में दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत सारे फिगर दे दूंगा, और मैं सब में पूछूंगा कि बताओ यहां कौन सा लग रहा है, शेयर लग रहा है, बल्क लग रहा है, कि आपका यंग्स लग रहा है ना। तो एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें पूछता हूं, अभी तुम्हें सॉल्व करना है, देखता हूं किस किस में दिमाग है, देखता हूं कि किस किस को ये चीज समझ में आएगी नहीं। यहाँ पूछो। से लास्ट पार्ट का आंसर क्या है, जो P अरे इक्वल्स टू कर लेना माइनस बी चाहिए क्या डेल यार, वी बाई। 0.1 अपॉन 4 और 200 पुट करना है यार। ये तुम ओके फॉर्मूले ओके। यूज करना सीखो, ये मैथमेटिक पार्ट तो तुम मल्टीप्लाई करना है यार, क्या है ये मल्टीप्लाई करने गलतियां करके मत आ जाना कि 0.1 अपॉन 4 और पता ही नहीं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। मैंने तो देखा है कई बच्चे पता है बहुत वियर्ड होते हैं, वो पॉइंट हटा के यही जीरो लगा देते हैं। भाई थोड़ा दिमाग लगा के काम करना, है ना। ये सब चीजें अब 6th में आती है। तो आप प्रेशर, कौन सा प्रेशर कब निकालना है, मतलब आपका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कौन सा यूज करना है, ये सब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, जो भी लोग जुड़े हुए जो शुरू से पढ़ रहे हैं, अब एक चीज ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब समझना। सपोज करो कि आपके घर में है ना एक आयरन की वायर है, मान लो ये आपके घर में आयरन की वायर है, जिसपे मान लो तुम कपड़े सुखाते हो, और मान लो कि इस आयरन की वायर पे सपोज करो कि यहां पे एक मास टंगा हुआ है एम। तो आप मुझे बताओ कि इस जगह आपका मास टंगा हुआ है, तो एक बात तो पक्की है, सोचो क्या बात पक्की है, कि इस वायर पे फोर्स तो लग रहा है, क्योंकि ये वायर इस मास को झेल रहा है। तो आप यहां पे के की जगह यंग्स मॉडुलस यूज करोगे, शेयर मॉडुलस यूज करोगे, कि बल्क मॉडुलस यूज करोगे, सोचो। अभिजीत थोड़ा दिमाग लगा, आप यहां पे यंग्स मॉडुलस यूज करोगे, शेयर यूज करोगे, कि बल्क यूज करोगे, सोचो। सर बल्क। लगाओ दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाओ। बल्क। अरे बोलना नहीं है भाई, टाइप करो, सब लोग जुड़े हुए हैं यार। नहीं प्रज्ञा, वहां पे सोचो। वंश क्या आएगा इसका आंसर, फाल्गुनी सोचो क्या आएगा इसका आंसर। अरे टॉपिक बड़ा आसान है, लेकिन इसे क्वेश्चन बहुत भयानक आते हैं, मैं तो अभी बता रहा हूं। शेयर आएगा, यहाँ पे शेयर आएगा। क्यों पता है, इस छोटे से पार्ट को मैं जूम करके बताता हूं, जूम करके देखो। तो ये आपका वायर है, और आप ध्यान से देखो, यहां पे आपका मास लटका हुआ है नीचे। तो आप मुझे बताओ कि इस मास का जो फोर्स है वो कहां लगेगा, नीचे। तो एरिया के फोर्स क्या है, ये आपका एरिया है। तो ध्यान से देखो, ये आपका एरिया है, और आपका फोर्स ऐसे लग रहा है। तो आप खुद देखो, आपका फोर्स एरिया के पैरेलल है, तो यहाँ पे कौन सा मॉडुलस आएगा, शेयर मॉडुलस आएगा। समझे कि नहीं समझे,
सर समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया? देखो वापस समझाता हूँ। देख ये जो वायर है, इस वायर को वापस ड्रॉ कर, थोड़ा बड़ा करके, ऐसे ही होगा वायर। और देख यहाँ पे तेरा मास नीचे की तरफ है, तो mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा, है ना? तो तू खुद ध्यान से देख, तेरा फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये तेरा एरिया है। चेक कर, तेरा फोर्स और एरिया पैरेलल है क्या? तेरा फोर्स ऐसा लग रहा है कि नहीं? अगर फोर्स परपेंडिकुलर होता तो यंग्स, लेकिन फोर्स पैरेलल, तो कौन सा लग रहा है यहाँ पे? शेयर मॉडुलस लग रहा है। बल्क तो यहाँ पे लग नहीं सकता। बल्क कब लगता है? जब पूरे वायर पे फोर्स लगे। यहाँ तो खाली बीच वाले पार्ट पे फोर्स लग रहा है, तो बल्क तो लग नहीं सकता। खाली यंग्स और शेयर में डाउट है। लेकिन यंग्स कब लगता है? जब फोर्स परपेंडिकुलर हो। और शेयर कब लगता है? जब फोर्स ऐसे हो, पैरेलल टू द एरिया। ठीक है, तो ये आपके तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब एक चीज तुम ध्यान से देखो, चाहे तुम्हारा यंग्स मॉडुलस हो, चाहे तुम्हारा शेयर मॉडुलस हो, चाहे तुम्हारा बल्क मॉडुलस हो, ये तीनों किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करते, लिखो। सबसे पहला मटेरियल है, टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब अलग अलग मटेरियल का बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस अलग अलग होता है। दूसरा, ये तीनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, कि आपका टेम्परेचर कितना है। और जनरली क्या होता है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ये तीनों घट जाते हैं। यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जनरल बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यंग्स घटेगा, जी घटेगा, बल्क घटेगा, है ना? तो एक तो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है ना? तो जैसे स्टील का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, निकल का अलग होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे घट जाते हैं, टेम्परेचर घटाने पे बढ़ जाते हैं, ये याद रखना, है ना? तो अब एक चीज तुम ध्यान से सुनो। तो हम लोगों ने सारे स्ट्रेस कर लिए, सारे स्ट्रेन कर लिए, सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कर लिए, हुक्स लॉ भी कर लिया। अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो किस टॉपिक पे है? वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। उस क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी होगा, 2 टॉपिक होंगे, है ना? लेकिन अब तुम्हारा काम क्या है, देखो आज मैं तुम्हें शीट भेजूंगा, अभी 8 क्वेश्चन भेज रहा हूं, 8। वो ट्राई करना 8 क्वेश्चन, है ना? है ना? तो आप क्वेश्चन करोगे तो इस क्लास का कोई फायदा है ना? बिना क्वेश्चन करे तो फिजिक्स पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, जीरो सेंस है। ये अपन हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, तो क्वेश्चन तो तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना? कब तक चीटिंग के सहारे जियोगे यार? क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। तो मैं आपको शीट भेज रहा हूँ, मैं देखो दिन तक भेजूंगा, है ना? अब ये रिकॉर्डिंग अपलोड करके फिर मैं आपको दिन तक भेज दूंगा, आप सॉल्व करना। अपन डाउट होगा तो पहले अपन उस शीट के डाउट लेंगे, फिर अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जाएंगे, ठीक है? और कुछ डाउट हो तो पूछो। सर वो एक बार पिछली वाली स्लाइड देखनी थी। मैं तो ये पूरा भेज ही दूंगा यार, पूरा ही भेज दूंगा, लिख ले। सर मतलब वो परपेंडिकुलर कौन डिपेंड करता है? शीर फोर्स ही करता है ना? एक यंग्स परपेंडिकुलर, शेयर पैरेलल। और बल्क कब लगता है? जब पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा हो। यहाँ पे देख, पूरे वायर पे तो लग नहीं रहा, इतने से हिस्से पे लग रहा है, तो बल्क तो लग नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये कि यार यहाँ पे यंग्स लगेगा कि शेयर लगेगा? तो इस वायर का छोटा सा पार्ट ड्रॉ कर देख, और तेरा मास नीचे की तरफ है, तो मास फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? नीचे। तो तू ध्यान से देख, अगर फोर्स ऐसे लगता तो यंग्स लगता, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर होता, लेकिन फोर्स ऐसे लग रहा है तो शेयर है। सर सर बट ये वाला पार्ट पे जब सेंटर से मास खींचेगा, बट वो दोनों साइड में स्ट्रेस तो डालेगा ना, ताकि अपनी तरफ खींचे दोनों वायर। हाँ डालेगा तो, पर फोर्स तो पहले लगेगा ना। इसे देख दक्ष, मान ले ये वायर है, ये इस जगह तेरा मास लटका हुआ था, और तेरा मास का लटका हुआ है नीचे। तो अब खुद मुझे बता कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है कि नीचे लग रहा है? नीचे। नीचे लग रहा है, और तेरा एरिया ऐसे फोर्स नीचे लग रहा है। अब तो खुद बता कि एरिया के फोर्स पैरेलल की परपेंडिकुलर है? क्योंकि फोर्स पैरेलल। परपेंडिकुलर तो दिखने में ऐसा होता, पैरेलल तो ऐसा है। पैरेलल। तो तुझे इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन से आंसर आएगा, है ना? इन तीनों में से कौन सा लगेगा? और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें। ये सर बहुत टॉपिक आसान है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन इतना भयानक आते हैं ना। तुम्हें भयानक चाहिए तो वो भी मुझे बोलना, उसकी भयानक की शीट भी है मेरे पास, और वो जेई वालों को भेजता हूँ। तुम्हें चाहिए तुम्हें भी भेज दूंगा, ट्राई करना क्या है उसमें। सर आप पूछो। सर बल्क मॉड्यूलस में है ना, अपन कोई से भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करते हैं तो मतलब उसका है ना वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब वो कंप्रेस हो रहा है, तो उसका है ना क्रॉस सेक्शन एरिया वो सेम कैसे रहता है? नहीं, कम होता है, वो भी कम होता है ना? जैसे मान ले मैं तुझे बोलूं कि ये बॉडी वो है, न्यूमेरिकल में तो है ना यहाँ हाँ पे लेकिन सेम है।
देख होता क्या है कि तेरा जो वॉल्यूम होता है ना उसका फॉर्मूला जनरली आर क्यूब होता है और जो एरिया होता है ना वो आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर जैसे मान ले तेरे वॉल्यूम में 20% का डिक्रीज है, मान ले ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, तो एरिया में खाली 2% के आसपास का डिक्रीज होता है। तो एरिया जो कम होता है ना वो इतना कम है कि अपन उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं वॉल्यूम के कंपेरिजन में, है ना। जैसे मान ले कि तेरा वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब से मान ले 18 मीटर क्यूब हुआ, तो एरिया वही तेरा 10 मीटर स्क्वायर से 9.2 मीटर स्क्वायर या 9.4 मीटर स्क्वायर ही होता है। तो वॉल्यूम के कंपैरिजन में एरिया बहुत ज्यादा कम नहीं होता, इसलिए, है ना। एक्चुअली इसी चैप्टर में टॉपिक आता है बेटा, उसका नाम है पॉइजन्स रेशो, है ना। इसी चैप्टर में टॉपिक है पॉइजन रेशो। लेकिन क्या है कि अब वो टॉपिक अपने सिलेबस से रिमूव हो गया है, लेकिन तो भी तुम उस टॉपिक को पढ़ना। वो टॉपिक बताता है, वो टॉपिक क्या बताता है सुनना, कि अगर वॉल्यूम इतना कम हुआ तो बताओ एरिया कितना कम होगा, है ना। वो टॉपिक ये बताता है। लेकिन जनरल क्वेश्चंस में क्या होता है, एरिया का चेंज ज्यादा होता नहीं है, इसलिए अपन एरिया को कांस्टेंट मान लेते हैं। वरना तेरी बात सही है कि पहले अगर अपन स्ट्रेस ले रहे फोर्स अपॉन एरिया, तो बाद में अपने को लेना चाहिए एफ अपॉन ए माइनस डेल ए, क्योंकि एरिया भी कम होगा। लेकिन ये जो डेल ए होता है ना, ये इक्वल टू जीरो है, करीबन करीबन इक्वल टू जीरो, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं, और कोई रीजन नहीं है। और पूछो क्या डाउट है। ओके, चलो बाय यार। ठीक है, तो अपन इसकी शीट भेज रहा हूँ, आप कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।